मेरा हाथ पकड़ ले पागल, जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है। गालिब साहब के बारे में मशहूर था कि शेर लिखते थे और रुमाल पर गिरा बांध देते थे, फिर शेर लिखते थे, फिर रुमाल पर गिरा बांध देते थे और फिर वो खोलते जाते थे और लिखते जाते थे। आपका अंदाज क्या है लिखने का? वो गज़ल की ज़मीन भी वो जैसे कहते हैं ना, बड़ी कोई अखड़ महबूबा टाइप चीज़ होती है, वो आप थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करते हैं ना, वो फिर कहते हैं चलो ठीक है मैं किसी और के पास जा रही हूँ। भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे, मैं फिर से जाऊंगा उसने अगर पुकारा मुझे। और ये सिर्फ कहने की बात होती है कि मोहब्बत आपको मिल जाए तो मोहब्बत नहीं रहती, ये पता नहीं किसने छोड़ी है। जैसे आप ही, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप ही हो। आप मेरे पास आके बैठे और आप मुझे बताएं यार वो कल छोड़ गई, ये मामला हुआ। वो मेरे ज़हन में बात रह जाएगी। एक शख्स मोहब्बत में बेवफाई करता है और फिर वो आपके पास आके कहता है माजरत मुझसे गलती हो गई। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई खड़ा है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे, क्या आपकी राय होगी उसके बारे में? अच्छा, अब ये सवाल का जब मैं जवाब देता हूँ लोगों को लगता है ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है। हमारी जो जैसे आप कहते हैं जो मिलने की जो सेटिंग थी वो अरेंज थी, बात तय हुई थी, हमने मिलना था, उसके बाद हमने एक दूसरे को देखा पहली बार तब सबकी मौजूदगी में। अब ये आपको लगेगा ये तो अरेंज ही है, ऐसे ही है ना, लग रहा होगा। अच्छा, उसके बाद उस मामला तय हो गया, फिर कुछ ऐसे मामला हुए बाद में कि लगा के अब शायद ना हो पाए या कुछ ऐसे मामला थे। जो हमारी ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन में जो क्वालिटीज़ होती हैं हम उनका एतराफ़ नहीं करते और लोग बड़ा झिझक महसूस करते हैं अपनी बेगमात की तारीफ़ करते हुए। बहुत अच्छा सवाल किया, ये मुख्तलिफ सवाल था, ये आज तक नहीं हुआ और ये बड़ा अच्छा सवाल है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। वाह 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 वाह। किसको सुनना पसंद करते हैं मौसीकी में, और क्या हसरत है कि यार ये काश मेरी गज़ल गाता ना तो बड़ा मज़ा आता। सवाल कितने बरस तक ज़मीं थी रश के फलक, सवाल कितने बरस तक ज़मीं थी रश के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। क्या कहने, क्या कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुलाकात सही के साथ, मैं हूं सैयद हसन ज़ादा। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। ख़वातीनो हज़रात, हम अगर उर्दू ज़ुबान की बात करें और ज़माने में इसके पास ऐसे लोग मौजूद हुए हैं जो ज़मानों पर मुहित हुए हैं, जिनकी रसाई दूसरे ज़मानों की हदों को भी पार कर गई। आज मेरे साथ जो शायर बैठे हैं मेरे पसंदीदा शौरा में से एक हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। शायरी की बात करें तो गम और हकीकत से भरी हुई शायरी है। शख्सियत की बात करें तो चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी दिलफरेब है कि आप अपने आप को मौतर महसूस करते हैं इनके साथ बैठ कर। एक शेर से तारुफ़ कराता हूँ कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। जनाब उमैर नजमी साहब, सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त को, आप तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया, आपने मदद किया। सो नाइस ऑफ यू। शायरी कब एहसास हुआ कि उमैर नजमी एक शायर है? मुझे यह एहसास उस उम्र में हो गया था जब अभी कुछ और एहसास नहीं हो रहा होता आपको, क्योंकि मुझे शेर सुनने, शेर पढ़ने और जो चीज़ें जो आपको शेर की तरफ ले जाती हैं उन सब चीज़ों से शग़फ़ था। तो मैं बाकायदा बैतबाजी के प्रोग्राम्स, ख़ास तौर पर तारिक अज़ीज़ का जो प्रोग्राम था उसमें जो बैतबाजी का आता था सेगमेंट, वो मुझे बताते हैं कि मैं उस एज में जब अभी मुझे समझ भी नहीं थे कि शेर होता क्या है,
मैं बैठ के सुना करता था बड़े गौर से कि ये क्या बातें कर रहे हैं। फिर जब थोड़ा सा आगे, जैसे कहते हैं उम्र में थोड़ा सा आगे आया, 7-8 साल का होऊंगा शायद, तो मैंने किताबें भी पढ़ना शुरू की, जो नॉवेल्स वगैरह अमूमन होते हैं उनमें कहीं कभी कभी कोई शेर, कोई ऐसा मिसरा, तो मैं उसको होता था कि ये पूरी बात क्या, ये क्या बात कर गई इतनी सी एक लाइन में, कितनी बड़ी बात कर दी है, वो कोशिश करना, करते करते करते। और अमूमन हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो मेरे हम जमात थे, वो सारे, उनके लिए सबसे बोरिंग और सबसे तकलीफ़ दह मज़मून उर्दू हुआ करता, ख़ास तौर पर उसमें जो तशरीह का जो होता था कि अशार की तशरीह करनी है, वो सवाल आज तक अज़ाब बना हुआ है। तो मेरे दोस्तों के लिए भी, लेकिन मेरे लिए बड़ा वो काम आसान हुआ करता था। वो मुझे कहते थे ये शेर है, तो मैं कहता था इसमें ये बात है, वो कहते थे मतलब ये कैसे पता लगा, पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। तो ऐसे करते करते आगाज़ ऐसे था। फिर वो जैसे होता है कि किसी चीज़ में आपका शौक़ होता है, तो फिर कहते आहिस्ता आहिस्ता कहना भी शुरू कर दिया, लेकिन वो थोड़ा आगे की बात है। अवाइल की गज़लें जिनमें बड़ी दाद मुकद्दर में आई हो, लोगों ने बड़ी पसंद की होगी, हल्का बाब में सबसे पहले जो लिखी वो किसको सुनाई? मेरा हल्का बाब तो सारा थे तो शायर लोग ही। मैं जब यूनिवर्सिटी में भी था तो वहाँ के लिटरेरी सोसाइटी के जो लोग थे वो मेरे हल्का बाब में शामिल थे। शाम को उनके साथ बैठा करता था, लेकिन तब शेर कहने की तरफ मिलान इतना नहीं था। सुनते थे और महज़ूज़ होते थे। कभी कभार उनकी गुफ्तगू के दौरान कोई एक आधा शेर कह दिया, लेकिन वो कभी नोट नहीं किया, ना कभी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई। तो वो उस दौर की जो कुछ अगर शेर हुए भी होंगे, हुए थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, ना याद है, क्योंकि वो फिलबदी जैसे कहते हैं। पर वो भी उनको भी होता था कि यार तुम शेर कहते हो तो फिर बाकायदा क्यों नहीं। लेकिन तब जिसे कहते हैं रुझान और था। मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इन था उस वक्त, एथलीट था, यूईटी में पढ़ा हूँ, तो उनकी क्रिकेट टीम का मैं था, मेंबर भी था। हम मैचेस वगैरह खेला करते थे सारा दिन के बाद, लेकिन बैठने के लिए शाम को सबसे अच्छी नशीस्त वही लगती थी बैठने के लिए कि शायरों के साथ बैठा जाए, उससे ज़रा बातें की जाए। तो जब बाकायदा शायरी की बात आएगी तो मैं कहूँगा कि शायद मैंने यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन के लिए कोई एक आधी चीज़ कोई लिखी थी, लेकिन मेरे पास उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद वो मेरे दोस्तों के पास कहीं पड़ा हो, क्योंकि वो इतना वो कॉन्टीन्यूस वो नहीं था मुजल्ला। वो 2-3 साल बाद एक आधा उसकी कॉपी आती थी, बढ़ जाती थी दोस्तों में, तो वो मेरे पास उसका रिकॉर्ड वो भी नहीं है। बाकायदा फ़ेसबुक एक जो इसे कहते हैं वो नेमत साबित हुई कि उस पर जो पहले पहले मैंने गज़ल अपनी पोस्ट करना शुरू की, कुछ अशार, तो एक भारतीय शायर थे, उन्होंने अपनी यूट्यूब लाइव वो ब्रॉडकास्ट पे बैठ के मेरे एक तरन्नुम का गज़ल पढ़ दी बाकायदा नाम लेके, तो वो रातों रात वायरल हो गई। क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया था, मैं भी उनका नाम ले लेता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी आजकल काफ़ी वो उनका वो शायद वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। तो एक मेरी तब ताज़ा गज़ल थी, मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है। मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, वाह वाह। मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है। वाह 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 वाह। और मुझ में कोई गोशा भी आबाद नहीं, मुझ में कोई गोशा भी आबाद नहीं, जंगल है सरकार मुसलसल जंगल है। वाह 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 वाह। तो ये मैंने पोस्ट की थी, तो उन्होंने ये पढ़ी, फिर वो वायरल हो गई। लेकिन लोग इतने ज़्यादा उस वक्त मेरे नाम से नहीं जानते थे। गज़ल तो काफ़ी फैली। जो मेरे नाम से जाना शुरू किया लोगों ने, वो फिर जो अपने शेर पढ़ा है तारुफ़ी, वो गज़ल मैंने 2015 में कहीं कहीं दरमियान में, कोई अगस्त जून जुलाई, याद नहीं है तारीख़, मैंने पोस्ट की। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वायरल होना या वायरलिटी क्या होती है। वो मैं पोस्ट करके सोया हूँ, और अगले दिन उठा हूँ तो वो भरमार लगी हुई थी नोटिफिकेशंस की कि किसी ने टैग किया हुआ है, किसी ने इनबॉक्स में पूछा हुआ है आप कहाँ से हैं, क्या है, ये बड़ा अच्छा गज़ल है, ये शेर ख़ास तौर पर हमें ये। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फिर। अच्छा, आपके अशार में हम एक चीज़ नोट करते हैं, जो काफ़ियों का इस्तेमाल है, वो कारी को यही लग रहा होता है कि यार कितना आसानी से हो गया है, लेकिन वो करना बड़ा मुश्किल है। सहल मुमतनायत जो शायरी का हुस्न है और किसी किसी को नसीब होता है, आपके यहाँ बड़े आराम से ये चीज़ मिल जाती है। जैसे आप ही का एक और शेर है कि बिछड़ के तुमसे ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। क्या क्या राज है इसके पीछे? हमारे एक मेरे से इमीडिएट सीनियर हैं अज़र फ़राग साहब, उनका एक शेर है कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी,
ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। वाह 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 वाह। तो ये शेर मेरे ख्याल में हर उस शायर के तर्जुमानी करता है जिसमें मैंने बताया कि बचपन से एक शगफ था, बड़ा पढ़ा, चीज़ों को जज्ब किया, तो ये आके ज़हूर इसका जब भी हो, आप जब भी इसको मुनस्सर शहूद पर लाएं इन चीज़ों को, लेकिन आपके अंदर मौजूद होती हैं, आपने कुछ ना कुछ, ज़ाहिर बात है आपके अंदर है तो बाहर आया। और ये जो आपने बात की है काफ़ी रदीफ़ है जो भी है, अब ये मामला थे क्राफ्ट के। अब ये क्राफ्ट हर एक आदमी की अपनी होती है, ये जिसको हम और आप अता का मामला कहते हैं, ये मेरे ख्याल में अता ही होती है। और हर शख्स, मेरा मानना यह है कि अपनी क्राफ्ट में मुनफरिद होता है, क्योंकि हम सब जितने लोग यहाँ अब इवन अब भी जो बैठे हुए हैं, हम सब एक अलहदा शख्सियत के मालिक हैं, हम बिल्कुल मुनफरिद हैं एक दूसरे से। अगर हम अपने रंग में कुछ भी कहेंगे तो वह मुनफरिद ही होगा। अगर आप किसी के ज़ेर असर कुछ कहेंगे तो छाप नज़र आएगी कि ये फ़लाँ के रंग में, ये फ़लाँ के रंग में है। अपने अंदाज़ में आप कुछ भी कहेंगे वो मुनफरिद होगा। तो ये शायद मेरा आप कहना चाहें कि वो है कि वो, लेकिन ये होता है, ये आप मेरे ख्याल में इसमें कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि इरादी नहीं है, ये गैर इरादी है, हो जाता है। जैसे आपने कहा कि काफ़िए और वो रदीफ़ और काफ़ी और भी चीज़ें हैं, तो ये मुझे नहीं पता, मैं बयान नहीं कर पाऊँगा कि ये कैसे हुआ। लेकिन नई जो एक तर्ज शायरी है उसमें देखने में आया है कि क्लासिकियत से एक नया अंग नज़र आया है आपकी पोइट्री में। तो जो क्लासिक शायर हैं हमारे, जैसे मीर हैं, गालिब हैं, उनको पढ़े बगैर कोई भी शायर जो है वो शायर नहीं बन सकता, वो अव्वल शर्त है उनका, पहला जीना। तो आपको उन शायरों की अगर बात करें, मीर तकी मीर के 72 नश्तर जो मशहूर हैं, वैसे तो हर एक शेर ही बड़ा शानदार है, मीर का कौन सा शेर है कि जिसने आपको रातों को उठा के जो है ना बहुत बेचैन किया हो, यार ये क्या मीर साहब कहाँ बैठ के लिख रहे थे? अच्छा, मीर साहब के तो क्योंकि उनकी आपको याद होगा निसाब में भी गज़लें थी, बिल्कुल थी। मैट्रिक में शायद उनकी वो 2-3 गज़लियात उनकी थी, मीर दर्द की थी, तो असातिज़ा की उसमें शामिल ही चीज़ें। अब वो अशारे आप देख लें कि हाल, अब मैं आपको कह रहा था ना कि वो अज़ाब समझते हैं कुछ तालिब इल्म की, ये क्या, हम इसकी तशरीह क्या करें। वो बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं और वो उस दौर की ज़बान है जो आजकल राइज भी नहीं है, हम बोलते भी नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं, वो भी उस दौर का अगर कोई बंदा हमें मिल जाए तो जो कि मिलना मुश्किल है। चश्म हो तो आईना खाना है दहर, अच्छा, चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुँह नज़र आता है दीवारों के बीच। वाह 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 वाह। तो ये अब इस शेर की आप आफाकियत और इसमें जो मज़मून, वैसे तो नज़र आ रहा है कि एक ज़ाहिरी मज़मून है कि, लेकिन आप इसकी इम्प्लिकेशंस और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स और कहाँ कहाँ आप इसको फ़िट नहीं कर सकते। तो अब ये मीर का वो शेर था जो मुझे अभी भी हॉन्ट करता है, मतलब मैं अगर पढ़ता हूँ तो। ख़याल आफरीनी जो गालिब के यहाँ है, बड़े बड़े मुश्किल अशार हैं, लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाते हैं तो आपको लगता है कि यार तनाबें कसी हुई हैं इस शेर की, और हर बात एक नई बात है, एक नया अंग है, नया अंदाज है। गालिब के कौन सा शेर है जो बड़ा पसंद है? अच्छा, मीर और गालिब के ना दो अलहदा आप कह लें स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। जो एक तो बिल्कुल मीर को कहते हैं कि वो ऊपर सब शायरों के ऊपर है, एक कहते हैं गालिब है। अब उनमें फ़र्क क्या है? मीर के यहाँ एक, जिसे आप रॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, बिल्कुल लगी लिपटे रखे बग़ैर जज्बात का बेदरेग बयान है, इजहार है, उसमें वहशत भी है, उसमें जुनून है, उसमें मतलब आप वही बात गुदाज है, हर चीज़ वो जो आपको लगता है कि रॉ है, इसमें कुछ वो नहीं किया गया, रद्दो बदल, ये जैसे आया है वैसे कह दिया गया है, वो आपको नज़र आता है। गालिब के यहाँ जैसे आपने वही बात की कि बड़ा कसा हुआ, आपको लगता है कि ये बड़ा सोच समझ के कहे हुए मिसरे हैं। तो मेरे मिजाज के ज़्यादा नज़दीक गालिब इसलिए है क्योंकि मेरा अपना मिजाज भी ऐसा ही है कि मिसरे में मुझे लगता है कि वो उसको पका हुआ होना चाहिए, उसके अंदर कोई ख़ाम चीज़ जो है ना वो उसका नक्स है उसमें, तो उसको जितना वक्त दे के आप उस मिसरे को जितना मज़ीद उसके अंदर कोई और चीज़ अल्फाज की नशिस्त बर्खास्त अगर बेहतर हो सके। तो गालिब का जो शेर आपने कहा है वो उनका शेर है कि उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, है। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। हाय 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 हाय।
वाह 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 अब ये ख्याल आफरीनी भी है इसमें, और मिसरे वाह, की आप कसावट देखें, मिसरे की बनावट देखें, क्राफ्ट, मतलब गालिब एक और बला का नाम, जीनियस। भला का नाम, एक अपनी ही दुनिया है। जी जी अच्छा, उमर भाई, हम बड़ा तंग आ गए हैं ये मवाज़ने सुन सुन के। जी जी कभी अनीस दबीर, कभी मीर गालिब, और हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर शायरी कम पढ़ाई जाती है, मवाज़ने ज़्यादा पढ़ाई जाती जी जी है। अभी भी ये भी एक सवाल बहुत आम है कि नए शायरों में ये अच्छा है, ये अच्छा है। मेरे लिहाज से हर शायर की अपनी एक खूबसूरती है। आप इन मवाज़नों के हवाले से, आपसे जब सवाल होते हैं तो क्या महसूस करते हैं, पहला सवाल। दूसरा ये कि इन मवाज़नों को आप कैसे देखते हैं, ये क्या है आपके नज़दीक? अच्छा, ये दो सवाल हैं। पहले तो ये कि मवाजना ज़रूरी भी है या नहीं। तो मेरे नज़दीक मवाजना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज़, वैसे हम बात कर लें या ख़ास तौर पर अगर हम क्योंकि शायरी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी सिन्फ का मयार तय करने के लिए कि क्या चीज़ मयारी है और क्या नहीं, मवाजना करना पड़ता है। ये एक बुनियादी असूल है, मवाजने के बगैर आप मयार तय नहीं कर पाते। लेकिन मवाजने की एक और सूरत ये होती है कि आप कहें कि फ़लाँ अच्छा है और फ़लाँ बुरा है। ये नहीं होना चाहिए। फ़लाँ में फ़लाँ चीज़ अच्छी है, फ़लाँ बुरी है, फ़लाँ में फ़लाँ अच्छी है, फ़लाँ बुरी है, ये किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप कहेंगे ना मीर अच्छा है, लेकिन क्योंकि मीर अच्छा तो गालिब बुरा है, ये बात नहीं बनती। मुवाजना ऐसे नहीं किया जाता क्योंकि मीर अच्छा है तो गालिब बुरा है, या गालिब अच्छा तो मीर बुरा है, यानी या हमारे माशरे में मवाज़ने के, तकाबुल के तरीका ये है। जो मायने हैं वो गलत लिए जा रहे हैं। जी, वो तकाबुल तब तक उसको वैलिड नहीं, उसकी किसी भी तकाबुल की वैलिडेशन करते हैं कि बाकी सबको रद्द करके, क्योंकि इकबाल एक बड़ा शायर है, इसका मतलब है मीर और गालिब किसी गिनती में नहीं आते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तीनों अपनी अपनी जगह कायम हैं, तीनों सतून हैं उर्दू शायरी के। अगर कहीं भी गिना जाता है इन तीनों का नाम लिया जाता है, मीर हैं, फिर गालिब हैं, फिर इन दोनों की असलूब के बाद नया असलूब, बिल्कुल नया लहजा लाना, वो इकबाल का काम था, बड़ा काम था और बड़ा काम है। तो आप इनमें से किसी को भी ये कहें कि ये क्योंकि फ़लाँ अच्छा था बाकी दो ठीक है, वो इतने हमें वो, तो आप ये कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो ये मुवाज़ने के साथ ज़्यादती है। मवाज़ने के साथ जाती तो है, वाह मुवाज़ने वाह। के साथ ज़्यादती ना करें, मुवाज़ना करें, मुवाज़ना करें। आजकल के तो दौर में उनके भी यहाँ ऐसा ही है। ये चीज़ है, उनके यहाँ ये चीज़ है, जी जी और ये, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह बड़े शायर हैं। मुवाज़ना सिर्फ ये तय करने के लिए होता है कि मुख्तलिफ क्या है। ये नहीं कि फ़लाँ के पास सब कुछ है, फ़लाँ के पास कुछ भी नहीं है। ये मुवाज़ना नहीं होता। इससे गुरेज़ किया जाए तो मुवाज़ना अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपके अशार में मैंने एक अंग देखा है कि जो पहलूदारी है वो बदरजा उत्तम पाई जाती है। करबलाइयत के उनसर भी जगह जगह मौजूद हैं। जैसे अभी परिंदे वाला शेर है, ये भी कहीं ना कहीं हमें लेके जाता है जिंदान की तरफ। और फिर विछोड़े के ऊपर जो अशार हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं उस सफ़र की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो क्या ये डेलिब्रेटली आप अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, या आप खुद ब खुद ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी पोइट्री को? डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स जो होती है ना शेर को शेर बनाने की, वो ख़राब कर देती हैं शेर को। अब एक मुझे शेर याद आ रहा है, शाहिद ज़की हमारे सीनियर एक शायर है, उनका बड़ा अच्छा शेर है कि शऊरी कोशिशें मंज़िर बिगाड़ देती हैं, शऊरी कोशिशें मंज़र बिगाड़ देती हैं, वही भला है जो बेसाख्ता बना हुआ है। वाह 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 वाह। तो शेर में एक जो बेसाख्तगी होती है वो उसमें वो कैफियत वो लाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ठीक है आप मिसरों को कसें, उनको अच्छा बनाएं, लेकिन बिल्कुल इतना जिससे हम कहते हैं ना आजकल के दौर में हम उन्हें कहते हैं अरूज़ी है, कि बिल्कुल इतनी ज़्यादा सनतें इस्तेमाल करने की कोशिश, इतना ज़्यादा उसको पायदार करने की, शेर के मिसरे को कसने की कोशिश कि उसमें से रस गायब हो जाता है। और रस हमेशा कच्ची पक्की चीज़ में होता है, बिल्कुल पका हुआ फल भी रसदार नहीं होता। तो थोड़ा सा खाम रहने दिया जाए ख्याल को, तो उसमें एक रस होता है, एक कैफियत होती है जो मीर के यहाँ पाई जाती है, गालिब के यहाँ भी, हर जो जितने मैं साजा का नाम ले रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो ये इसमें बैग मेरी कोशिश होती है कि मिसरा थोड़ा सा, जब मुझे लगता है कि अब कच्चा पक्का हो गया है, इसमें रस भी बाकी है और मैंने गालिब बहुत साहब ज़्यादा के नहीं बारे कहा। में मशहूर था कि शेर लिखते थे और रुमाल पर गिरा बांध गिरा देते बांध। थे, फिर शेर लिखते थे, फिर रुमाल पर गिरा बांध देते थे, और फिर वो खोलते जाते थे और लिखते जाते थे। आपका अंदाज क्या है लिखने का?
देखिए अब रुमाल कहाँ रहे अब तो रुमाल नहीं, अब तो टिश्यू पेपर का ज़माना है, उस पर गिरा लग नहीं सकती। वाह वाह वाह। तो अच्छा, हमसे पहले जो सीनियर्स थे उनके हाथ आपने देखे होगी पॉकेट डायरीज होती थी, छोटी छोटी डायरीज और कलम, जब कोई ख्याल आया निकाली और लिख लिया, ब्याज वो बाद में बन जाती थी। तो हम तो हमारे पास तो अब एक डिजिटल ब्याज है, कोई मिसरा कोई ख्याल आया मिसरे के शक्ल में तो उसको हम नोट कर लेते हैं, फिर चलता रहता है जहन में। बहुत सारी चीज़ें जैसे होता है ना, आप विंडोज़ खोलते हैं टैब्स खुल जाती हैं डिफरेंट, आपके जो आपने कोई भी ब्राउज़र खोला हुआ है तो उसमें टैब्स खुली हुई, फलां खुला हुआ है, तो बहुत सारे टैब्स चल रही होती हैं एक शायर के जहन में। एक गज़ल की ज़मीन तैयार है वो चल रही है, साथ एक और चल रही है, फिर जिसमें कोई ख्याल आपको नया आता है आप उसमें ऐड करके उसको फाइनलाइज करके। अच्छा, शायर के साथ एक प्रॉब्लम ये बड़ा होता है कि उसने ना एक गज़ल शुरू कर ली, ठीक है, और फिर वो अपने कामों में लग गए, तो साथ ही एक और गज़ल का मिसरा भी दिमाग में आ गया, पिछली वाली अधूरी रह गई, तो वो जो अधूरापन होता है उसको कैसे कवर करते हैं? डिफरेंट नोट्स में हमने शुरू किया हुआ है। अब जिस गज़ल के ज़मीन में या कोई ख्याल या कोई शेर आया या कोई मिसरा आया तो फिर उसमें कहना शुरू कर देते हैं कि अच्छा यार पहले ये अब कर लेते हैं, लेकिन जब कह रहे होते हैं साथ ही अच्छा वो गज़ल तब से पड़ी हुई है, उसका फिर सोचते सोचते सारी जो किसे कहते हैं खेल जो है, गेम है, वो ख्याल की है, कहाँ जाता है, किस लेकिन तरफ क्या जाता है। एक नशिस्त में लिखा जाता है सिलसिला गज़ल का, या मुख्तलिफ आप चलते फिरते कर रहे होते हैं? क्योंकि वो जो एक फ़्लो होता है मज़ामीन का, जब आप लिख रहे हैं, पहला मिसरा लिखा आपने, दूसरा लिखा, मतला उसका डिसाइड कर लिया, या कोई शेर है, शेर से मतले की तरफ जाते हैं, अमूमन ये मामलात होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? क्या वो आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनती कि यार पहले मैं अभी इसको तो कंप्लीट करूं, फिर मैं, क्योंकि एक ख्याल में रहना, एक उस माहौल में रहना, हर गज़ल का एक माहौल सेट करता है शायद। जी जी बिल्कुल। आप इस कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे निकलते हैं बाहर? शुरू में मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, जब मैंने बाकायदा शेर लिख के नोट करना शुरू किया और शेयर करना शुरू किया, तो होता यही था कि एक ज़मीन में गज़ल चल रही है तो दूसरी का कोई ख़्याल आया तो उसको पसे पुश डाल दिया कि अच्छा यार देखते हैं। लेकिन वो होता यह है कि जब आप एक को पसे पुश डाल के पूरी मुकम्मल करते हैं तब तक वो आपसे नाराज़ हो चुकी होती है। हाँ, फिर वो वापस आके वो चीज़ नहीं वो हाँ, वो निकलती। गज़ल की ज़मीन भी वो जैसे कहते हैं ना, बड़ी कोई अक्खड़ महबूबा टाइप चीज़ होती है, वो आप थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करते हैं ना, वो फिर कहते हैं चलो ठीक है मैं किसी और के पास जा रही हूँ। वाह वाह वाह। अगर आपने उसको रखना है तो उसको ज़रा हाँ मैं आ रहा हूँ यार इधर ही हूँ, तो साथ साथ उसको भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन अब वो जैसे कहते हैं वक्त के साथ साथ अब जहन इस तरह ट्रेन हो जाता है, रियाजत हो जाती है इस तरह की कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर काम चलता रहता है। अब नशिस्त की आपने बात की, मेरी जो गज़ल आपने भी जिससे आपने शुरू भी किया, ये निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब ये एक नशिस्त की गज़ल है, ये एक नशिस्त में हो गई थी और ये शायद 15 से 20 मिनट में हो गई थी। बैठा हूँ, ख्याल आ रहे थे, मिसरे बन रहे थे, हो गया। कुछ मतले ऐसे हैं जो 3-3 4-4 साल से पड़े हुए हैं, सिर्फ मतले ही पड़े हुए हैं, आगे कोई शेर नहीं हो पा रहा, या मिसरे पड़े हुए हैं, जो मिसरे हैं वो फिर आपका क्योंकि कोई ऐसा मतलब जो करना चाह रहे हैं और हो नहीं रहा, अगर हमें सुना दें तो बताओ। वो तो बहुत सारे हैं। अभी मेरे जहन में आ रहा है कि वो एक बार में सारा नहीं दिखाई दिया, वो एक बार में सारा नहीं दिखाई दिया, फिर उस पे जुल्म दोबारा नहीं दिखाई दिया। वाह, फिर उस पर जुल्म दोबारा नहीं, आय 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 आय। यार ये क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है? अब वो देखें ना, अब मतला है, बहुत सारे ऐसे मतले हैं, जैसे मैंने आपको एक वो सुनाया भी था आते हुए, याद होगा आपको। हाँ जी, वो भी एक मतलब और एक वो भी शेर, मैंने अभी उसको शेर की कैटेगरी में वो हम गिनता नहीं हूँ, वो सुना नहीं सकते। वो अब सुना नहीं पाएंगे। तो वो उस तरह के बहुत सारे मतले पड़े हुए हैं। मैं ऐसे सोचूंगा तो याद और भी आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरे ज़हन में बिल्कुल ये आ रहा था तो मैंने बता दिया आपको। तो मैं एक मतलब सुनाता हूँ कि भले फ़रेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे, वाह वाह वाह, भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे, भले फ़रेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे, मैं फिर से जाऊंगा उसने अगर पुकारा मुझे। आ हा 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 हा, वाह 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 वाह। अब ये मतलब पड़ा हुआ है। किधर आगे फंसी है गजल? तो अब एक और मतलब है कि देखी है जब से एक झलक उस पर्दादार की, तस्बीह करता रहता हूँ परवरदिगार की। यार क्या कहने यार, अब बहुत अच्छे यार नजमी भाई। देखी है जब से एक झलक उस पर्दादार की, ये तस्बीह करता रहता हूँ। ये रूठी हुई महबूबाएं मना क्यों नहीं गए आप? तो ये अब ऐसी रूठी हुई हैं कि ये कहती हैं नहीं पूरा हो कि हमारे पास आओगे।
अब ये एक और मतलब देखें सामने आ गया, ताल्लुकात से निकलें तो हल निकलते हैं, ताल्लुकात से निकलें तो हल निकलते हैं, अगर यह सच है तो फिर दोस्त चल निकलते हैं। वाह 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 वाह। तो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं ऐसे, मैं सिर्फ बताने के लिए कि देखें, मिले दोबारा तो उससे बस एक सवाल किया, मिले दोबारा तो उससे बस एक सवाल किया, बता वो कौन था जिसने तेरा ये हाल किया। हाय 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 हाय। ख्वातीन और हज़रात, यानी नजमी फैक्ट्री के अंदर अभी बहुत ऐसा मवाद है जो चल रहा आपकी है। रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी। अच्छा नजमी साहब, ये जो आप शेर कह रहे हैं, जितने भी कह रहे हैं, जितने भी आपने मुझे मतले सुनाए हैं, और जो शेर आपका है जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने आपको रास्ते में भी बताया, ये उस आदमी का शेर तो हो नहीं सकता जिसने बेपनाह मोहब्बतें ना की। तो ये ज़िंदगी में सिलसिले रहे। बेपनाह मोहब्बतें नहीं की, एक मोहब्बत बेपनाह की है। वाह वाह। और एक मोहब्बत बेपनाह की है, जी। वो मिली मोहब्बत। जी, वो तो मैं ऐलान कहता हूँ कि मैं उस मोहब्बत के साथ रह रहा हूँ। और अच्छा। ये सिर्फ कहने की बात होती है कि मोहब्बत आपको मिल जाए तो मोहब्बत नहीं रहती, ये पता नहीं किसने छोड़ी है। वाह वाह वाह, कितना खूबसूरत सिलसिला चल रहा है गुफ्तगू का। अच्छा, तो अब वही चीज़ फील करते हैं। देखें, हमारे यहाँ ना यहाँ पे कुछ टैबूज़ हैं हमारे सोसाइटी में, और उसमें सबसे बड़ा टैबू ये है कि अगर कोई बंदा शादी कर लेगा तो उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही है। हाँ, ये ठीक है। मशहूर है। लेकिन महबूबा से आपको तजदीद वफ़ा, तजदीद मोहब्बत करनी ही पड़ती है बार बार, तो भाई बीवी से कर लो। क्या बात। वहाँ आप एक बार करके कहते हैं ठीक है, मतलब ये बेसिकली ना कदरी होती है मोहब्बत की, जो आपको लगता है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है, आपने उस मोहब्बत की कदर करना छोड़ दी है, तो वो आपसे रूठ चुकी है, आप इधर उधर फिरते हैं खार खार। तो आप एक जगह अगर हैं, मैं तो मतलब जब से मेरी शादी हुई है, मैं 13 साल, और मतलब 2013 में हुई थी, तो 12 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो अब वो साथ हैं, लेकिन हर रोज़ नया एक वलवला, नई तजदीद, तो आप कैसे उकता सकते हैं अगर मोहब्बत है तो? अगर वाह अगर नहीं रही तो वो मोहब्बत थी ही नहीं, यार नजीम भाई, क्या कहने यार, क्या कहने। और अगर है तो वो रहेगी। चलें, वो तो हो गया ना। अभी भी वो जो रोमांटिक अशार हैं जी जी। जो आपकी शायरी में अब आप लिख रहे हैं आजकल, वो तो हमें पता लग गया, ख़वातीन व हज़रात के भाभी के लिए लिखे जा रहे हैं। ये जो दुख और अंदोह की हाँ। कैफियत नज़र आ रही जी, है, जी। उसके पीछे कौन है? अब बहुत सारे मेरे अशार ऐसे भी हैं कि जो बेवफाई के ऊपर भी हैं, हाँ जी। और ऐसे भी हैं कि जैसे, लेकिन अब वही बात है कि शायर जो है ना, वो सिर्फ आप बीती नहीं लिखता, लोगों के जो उसके ऊपर बीती वाक़यात। होती है। आपका कोई दोस्त है, जैसे आप ही, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप ही हो। आप मेरे पास आके बैठें और आप मुझे बताएं यार वो कल छोड़ गई, ये मामला हुआ। वो मेरे ज़हन में बात रह जाएगी, मैं सोचूंगा यार क्या 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 हुआ इसके वो साथ, क्या सोचता होगा, क्या क्या सोचता होगा। कैफियत मैं थोड़ी देर के लिए आपकी जगह आ जाऊंगा, इतना सास तो शायर होता है ना कि दूसरों की जगह आ जाए। फिर मैं सोचूंगा अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं क्या करता। फिर ख्याल आएंगे, फिर कैफियत बनेंगे, और आप फिर शेर भी कहेंगे। तो उसी तरह एक शेर हुआ था कि किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, वाह। किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसी से सवाल निकलता है, एक शख्स मोहब्बत में बेवफाई करता है और फिर वो आपके पास आके कहता है माजरत, मुझसे गलती हो गई थी। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई खड़ा है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे, क्या आपकी राय होगी उसके बारे में? मतलब जो आया है, नहीं, जो मदद कर रहा है। जिससे कहा जा रहा है। अच्छा, ये आप मुझसे कुली पूछ रहे हैं अपने? ये तो मेरे साथ काम खराब हो रहा है। चले आप दोनों के हवाले से बताएं, दोनों के हवाले से बताएं। माजरत करने की जहाँ तक बात है, अब वो शख्स की अहमियत आपके लिए क्या है, ये तो आप ही तय करेंगे। अगर इतनी अहमियत है कि दुनिया में वो जहाँ मर्ज़ी हो के आ जाए, आपके लिए काबिल कबूल है, तो आप माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये एक बात पहले भी एक दफ़ा मुझसे पूछी गई थी, और मैंने ये कहा था कि एक तरफ़ा मोहब्बत एक चीज़ होती है, एक होती है जहाँ पे दोनों तरफ कौल व करार हो चुका है। एक तरफ़ा मोहब्बत में तो एक बंदा आपका था ही नहीं कभी,
आपने सिर्फ आपके लिए ही था, अगली तरफ आप इसको एक तरफा मोहब्बत को मोहब्बत समझते हैं? मेरे लिहाज से तो ये होती है, क्यों नहीं होती? उनसियत के अलावा कुछ भी नहीं, नहीं। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना। आपको कोई शख्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, आपको लगता है कि आप इसके बगैर नहीं रह सकते, या जो अभी मोहब्बत के जो राइज असूल हैं कि आपके जहन पर सवार है, आपको हर वक्त उसके ख्याल आते हैं, आप ध्यान में रहते हैं उसके, मोहब्बत तो हो गई। अब आपने कौलो करार नहीं किया और अपनी तरफ से ही अपने तई उसको अपना बना के बैठे हुए हैं, उसका कसूर तो नहीं है भाई। हाँ, फिर तो वो बेवफाई नहीं है अगर वो कहीं और चला गया। सिंपल सी बात। अगर कौल इकरार हो गया, ये अब आप अपने दिल की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सामाइन और जो नाजरीन है उनमें से कुछ मखसूस लोगों के लिए बात है कि अगर आप मोहब्बत करके खुद ही बैठे हुए हैं, कुछ शेर सुन के आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो वो आपका मसला है, वो आपका उमैर मसला साहब का मसला नहीं। मेरा मसला नहीं है। और ठीक है, आप में से काफ़ी सारों ने मेरे शेर भेजकर मनाने की कोशिश भी की होगी। तो कोई बात नहीं, वो जारी रखें आप शायद। लेकिन बात यह है कि अगर कौल इकरार होने के बाद कोई मुकरता है तो वो तो बेवफाई है। हाँ, फिर उसकी माफ़ी मेरे ख्याल में नज़दीक मेरे नज़दीक तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने उस पर एक शेर भी कहे कि ये ऐन शीन काफ नहीं कर सकूँगा मैं, वाह वाह वाह। ये ऐन शीन काफ नहीं कर सकूँगा मैं, हो भी तो एतराफ़ नहीं कर सकूँगा मैं। क्या कहने। तुझको अगर मुआफ़ किया इस फ़रेब पर, तुझको अगर मुआफ़ किया इस फ़रेब पर, ख़ुद को कभी मुआफ़ नहीं कर सकूँगा मैं। अरे अरे क्या कहने, क्या कहने। और अपने ख़िलाफ़ तुझको किया क्योंकि इल्म था, ख़ुद को तेरे ख़िलाफ़ नहीं कर सकूँगा मैं। हाँ 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 हाँ। तो वाह वाह वाह। आप अगर ऐसे किसी को माफ़ करके ख़ुद एक, जैसे कहते हैं, मुश्किल में आ जाएं, आपको लगे कि मैंने क्या कर दिया, तो उससे बेहतर ना करें। अच्छा, भाभी से मोहब्बत हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और कैसे इजहार मोहब्बत हुआ? अच्छा, अब ये सवाल का जब मैं जवाब देता हूँ, लोगों को लगता है ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है। हमारी जो जैसे आप कहते हैं, जो मिलने की जो सेटिंग थी वो अरेंज थी। बात तय हुई थी, हमने मिलना था, उसके बाद हमने एक दूसरे को देखा पहली बार तब, सबकी मौजूदगी में। अब ये आपको लगेगा ये तो अरेंज ही है, ऐसे ही है ना, लग रहा होगा। अच्छा, उसके बाद उस मामला तय हो गया। फिर कुछ ऐसे मामला हुए बाद में कि लगा कि अब शायद नहीं ना हो पाए, या कुछ ऐसे मामला थे। अब दोनों अगर कायम रहे तो फिर ये क्या था? मोहब्बत ही थी। तो मैं इसको क्या कहूँ फिर? वाह वाह। और वो तब से आज तक कायम है। ये आदत से बढ़ के कुछ है ना जो आपको, कुछ तो होता है ना, कहते हैं कि ये मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ आदत होती है, आपको एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो जाती है। लेकिन वो क्या आदत है कि आप किसी दूसरे शहर में और आपको लग रहा हो यार अगर साथ होते तो कैसा अच्छा होता। तो वो यही, इसी को तो और मोहब्बत की होती है। और मोहब्बत की होती है। वाह वाह वाह। सर, अमूमन हमारे माशरे में इस बात का एतराफ़ नहीं किया जाता, जो हमारी ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन में जो क्वालिटीज़ होती हैं, हम उनका एतराफ़ नहीं करते और लोग बड़ा झिझक महसूस करते हैं अपनी बेगमात की तारीफ़ करते हुए। मेरा आपसे सवाल ये है कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि यार ये मैंने अपनी बेगम से सीखी है, मेरे अंदर पहले नहीं थी बात? बहुत अच्छा सवाल किया, ये मुख्तलिफ सवाल था, ये आज तक नहीं हुआ और ये बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये आपने जो, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, जो आपने इशारा किया ना, जो हमारे जो माशरती रवैये हैं। अब देखें, एक आशिक है, वो अपने माशूक के लिए, एक महबूब के लिए अपने घरों से लड़ पड़ता है। हमारे लिए वो हीरो होता है, हमारे माशरे में तो हीरो होता है ना यार, ये अपना समाज से लड़ पड़ा, घर वालों से लड़ पड़ा, क्या बात है, हम उसको एक और लेवल पे ले जाते हैं। एक शख्स अगर अपनी बीवी के लिए घरों से लड़ता है, वो ज़नमुरीद कर देते हैं उसको। कैसा मुनाफिकाना रवैया ये। हाँ है ना, पहली बात तो ये। पहली बात तो ये है। तो ये यहाँ कहाँ मोहब्बत गई, यहाँ आपने क्यों ये बड़े बड़ों को जवाब मिल रहे हैं। ये टैग आपने क्यों कर दिया अगले को? हाँ। भाई वो कोई अगर उसको अपनी बीवी से मोहब्बत है और वो लड़ पड़ा समाज से, घर वालों से, तो आप उसको आपने इतना वो, ठीक है मेरे लिए टैग ज़नमुरीद का भी इतना शायद बुरा ना हो कि, लेकिन आपने फ़र्क क्यों कर दिया? क्या उसको मोहब्बत नहीं हो सकती? गलत बात है, आप एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या है, कर ले सबके, उसको भी मोहब्बत है, उसको भी है, ठीक है, वो अपनी महबूबा के लिए लड़ रहा है, जिसका भी कोई ताल्लुक नहीं बना शरई या जो भी, जिसको आप कह लें कागजी कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई, लड़ पड़ा है, तो आपने उसको हीरो बना दिया। एक है आपने कहा यार ये तो ज़नमुरीद है या जो भी है। सबसे पहले तो इससे एतराज़ किया जाए दोनों को अपने मकाम पे रखे। और बहुत प्यारे हैं आप, खुदाई के साथ। दूसरी बात, मैंने अपनी बीवी से स्पुर्दगी सीखी है। वाह। मोहब्बत में सबसे अहम चीज़ स्पुर्दगी होती है। अपने अना को, अपने आप को किसी के लिए
बिल्कुल जिसे कहते हैं उसको मिनहा कर देना, उसको निकाल देना कि मैं भी कुछ हूँ किसी के सामने, ये मैंने उससे सीखा है। क्या कहना। क्योंकि उसने मुझे सिखाया खुद करके, तो मैंने कहा ठीक है ये हो सकता है। मैं पहले बड़ा अक्खड़ मिजाज और बड़ा अनाप परस्त और बड़ा खुद पसंद किस्म का आदमी था। उसने बड़ा मुझे मेरे हदों में लाई है अपने तरीके से, तो मैं ये मैंने उससे सीखा है। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत जवाब। सर, तन्हाई, वहशत अब बहुत बढ़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। एक लेजेंड अदाकारा अपने घर में कई दिन से मरी पड़ी हैं, किसी को नहीं पता। एक और वाक़या भी रिसेंटली रूनुमा हुआ, कई महीनों से लाश पड़ी हुई है, किसी को नहीं पता। अब लोग मोबाइलों की पोस्टों के ज़रिए तो एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन वैसे दूर हो चुके हैं, कोई किसी के अंदर झांक नहीं रहा। इस माशरती रवैये पर क्या कहेंगे? पहली बात तो यह कि अगर आपने चीज़ों को लाना है इनफराद की सतह पर, फ़र्द अहम है अगर, तो फिर उसकी जो उसने फ़र्द के तौर पर जो उसने चॉइसेस इख्तियार की हैं, जो उसने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले किए हैं, उसकी आप रिस्पेक्ट करें आखिर तक। अगर उसने तन्हाई को अपने लिए कबूल कर लिया, उसने चुन लिया तन्हाई को, तो रिस्पेक्ट करें। फिर वो अगर उसकी मौत भी तन्हाई में हुई है, तो फिर हमें बाद में ये तय करने के कसूरवार कौन था, फिर इस चॉइस को हमें रिस्पेक्ट करने में क्या मसला है। सिर्फ ज़िंदगी गुजारने तक रिस्पेक्ट होती है किसी भी चॉइस की, पहली बात तो ये है। ठीक है। अब जहाँ तक आपकी दूसरी बात है, हम रह रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया फ्रेंडशिप्स के दौर में। फॉलोअर्स होते हैं आपके, फ्रेंड्स नहीं होते। लाखों की आपकी फॉलोइंग होगी, लेकिन जब आप मुश्किल में होंगे तो आप कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिससे आप दिल की बात शेयर कर सकें। एग्जैक्टली। ठीक है। अब वो किसकी चॉइस है? आपकी अपनी चॉइस है। आपने अपने दोस्तों को त्याग कर उनसे अलहदगी इख्तियार करके ही ये फॉलोअर्स बनाए थे ना। आपने इनको फ़ौक़ियत दी थी किसी दौर में जो आपसे वो अलहदा हो गए। अगर आप उनको रखते तो शायद आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ते। तो चॉइस आपकी है, आपने वो फ्रेंड्स रखने हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी सोशल लाइफ साइड पे करनी पड़ेगी। वो मिलेंगे आज, वो आपको आज भी मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज़ की कीमत होती है। सोशल मीडिया या सोशल एक पर्सनैलिटी होने की जो कीमत है ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, और पर्सनल लाइफ की जो कीमत है वो सोशल मीडिया की लाइफ है। आपकी मुतासिर हुई पर्सनल लाइफ? मैंने नहीं होने दी। मेरी फैमिली लाइफ भी ठीक है और मेरी फ्रेंड्स भी हैं मेरे, और मैं उनसे दिल के हाल भी उनसे बयान करता हूँ, वो मुझसे करते हैं, और मेरे पास हर एक को देने के लिए वक्त है, क्योंकि मैंने अभी सोशल मीडिया को इतना वक्त देना शुरू नहीं किया कि मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से निकालना पड़े। मैं फेसबुक या इंस्टा की अगर बात करें, सबसे पहली बात तो ये मैं खुद हैंडल नहीं करता। इंस्टा मेरी वाइफ ही हैंडल करती हैं, उनके पास ही है, तो वो दोनों तरफ से चेक भी रखा जा रहा है। ये अच्छा ये भाभी का बड़ा अच्छा किताब है। और फेसबुक पे मैंने कोई महीने बाद शायद एक आधी, कोई 2-3 हफ्ते बाद कोई एक पोस्ट, वो भी गज़ल। मैं सिर्फ अपने जो सोशल मीडिया मेरे प्रोफाइल्स हैं वो मेरे सिर्फ जो मेरी शायरी से रिलेटेड है। मैंने कभी उस पर कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं की, मैंने कभी कोई ज़ाती चीज़ पोस्ट नहीं की। अपने गज़लें, अपनी शायरी मुशायरों में जो अगर कोई रील बन रही है या कोई मुझे भेज रहा है, किसी की मोहब्बत मौसूल हुई है, तो मैं वो पोस्ट करता हूँ। तो वो पोस्ट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का सेम तरीका भी यही है कि आप उसको हर वक्त मतलब सवार ना कर लें। सोशल मीडिया तो बेसिकली अपने आप को दुनिया तक पहुँचाने का ज़रिया, ये नहीं कि आप दुनिया को अपने घर तक ले आएँ। उल्टा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कलाम जो खालिसतन आपने सिर्फ भाभी के लिए लिखा हो और किसी के लिए उसमें गुंजाइश ना हो? मेरी ज़्यादातर रोमानवी जितनी भी शायरी है वो पस मंज़र में तो वही है, लेकिन जो ख़ास तौर पर कुछ चीज़ें होती हैं कि आप तो मैं सुना देता हूँ कि नकाब उड़ा तो मुझे सुर्ख लब दिखाई दिए, नकाब उड़ा तो मुझे सुर्ख लब दिखाई दिए, वो 2 दिए जो हवा के सबब दिखाई दिए। मैं जुज़वी अंधा था, 2-4 रंग दिखते थे। वाह 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 वाह। मैं जुज़वी अंधा था, 2-4 रंग दिखते थे, मगर जब उसने कहा देख सब दिखाई दिए। वाह 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 वाह। ये 2 अशार हैं। फिर वो है कि उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता। अच्छा। उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, ऐसा चेहरा है कि देखें तो हया आती है। वाह वाह वाह। और एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को, एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को दिल ठहर जाता है, मैं आप धड़क जाता हूँ। क्या कहने,
क्या कहने। काफ़ी सारे शेर हैं जो मैंने, ज़िंदगी में अब तक का सबसे बड़ा गम क्या मिला? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गम जब जिस दिन मुझे मिलेगा मैं शायद ज़िंदा नहीं होऊंगा, तो इतना बड़ा गम मिला नहीं। वो गम क्या होगा जो आपकी ज़िंदगी ना ले ले, तो फिर बड़ा गम, वाह वाह वाह। तो शायद इतना बड़ा अभी तक कोई मिला नहीं। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यार, सारी बातें, सारे ज़िंदगी के साल, वो एक पलड़े में, वो ये एक लम्हा है ना, ये एक पलड़े में कौन सा? अच्छा, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन वही बात कि मोहब्बत जब मिल जाती है आपको, वो दिन आपके लिए ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि अब कठिन है, तो शायद वो निकाह का दिन मैं कह सकता हूँ कि बड़ी खुशी का दिन था मेरे लिए और फिर जब मेरा बेटा पैदा हुआ, ये 2 दिन मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी तब्दील करने वाले हैं। मेरे मतलब बेटे की पैदाइश ने भी मेरा ज़ाविया नज़र बड़ा तब्दील किया, क्योंकि आप जब एक खुद बेटे की बजाय खुद बाप बन जाते हैं ना, तो बड़ी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। आप दुनिया को एक और ज़ाविया नज़र से देखते हैं, बहुत नए नए मज़ामीन, नए ख़्याल उसकी आमद के बाद मेरी ज़िंदगी में आए। ये उसके पैदा होने के बाद का शेर है मेरा कि माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कि कोई ज़ख्म जमी पर ना लगे। वाह 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 वाह। मेरी कंप्लीट फैमिली है, माशाल्लाह, बेटा भी है, बेटी भी। अल्लाह आपको हर नज़र बद से बचा के रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया। तो फिर औलाद के बाद आपका सबसे पहले तो जब आप बेटे होते हैं खुद किसी की निगरानी में, किसी के ज़ेर साया होते हैं, तब एक लाउबालीपन, एक लापरवाह एटीट्यूड होता है आपका दुनिया को देखने का। शहजादे होते हैं ना आप, पता है कि एक संभालने के ऊपर है एक बंदा, जो मैं कुछ भी करूँगा, जब घर जाऊँगा तो कहेगा इट्स ओके, सब ठीक है, कर लेते हैं। फिर आप जब शादी के बंधन में बनते हैं, फिर आपके बाकी सारे रिश्ते थोड़ा सा आपको लगता है कि यार अब एक नई जिम्मेदारी, कई लोग इसको जिम्मेदारी समझते हैं उस सेंस में कि नेगेटिव है। जिम्मेदारी बड़ा खूबसूरत एहसास है, आपने वक्त देना है और वक्त ऐसा कि फिर पता लगे कि वक्त दिया है। फिर जब आप एक और ज़िम्मेदारी होती है कि आपने खुद किसी की परवरिश करनी है, वो दुनिया में एक नया आपने इजाफा किया है, उसको ये नहीं कि आपने कोई छोड़ देना इजाफा करके, आपने उसकी तरबियत ऐसे करने के बाद में वो आपकी लेगेसी, सारी बात है, लेगेसी आपकी औलाद होती है। ये ठीक है, शायरी वारी सब कुछ जो भी है, मैं बड़ी मोहब्बत है मुझे अपने कलाम से, और मैं इसको, ये भी मेरी लेगेसी होगी, लेकिन असल तो लेगेसी आपका नाम लेवा होते हैं जो आपकी नस्ल होती है। तो वो अगर आप उनको ख़ुद उनकी परवरिश में हिस्सा नहीं लेंगे, अक्सर शायरों के जो औलाद है उनको ये भी शिकवा होता है कि हमारे बच्चों ने शायरी नहीं की, उनको ये होता है कि शायरी नहीं की, और बच्चों को ये होता है कि उन्होंने हमें कभी वक्त ही नहीं दिया, ये अपनी दुनिया में थे। Exactly. सिर्फ शायरी कर रहे थे, मुशायरे पढ़ रहे थे, दुनिया में आ जा रहे थे, हमें हमारा पता नहीं था। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलूँ, कल कलां को लोगों को हो कि ठीक है, इसने अगर शेरी तौर पर देखा जाए तो अच्छी चीज़ें छोड़ी हैं, तो इसने बच्चे भी तरबियत याफ्ता छोड़े। वाह वाह वाह। सर, जॉन एलिया साहब, बड़ी दुनिया, ज़िंदगी बड़ी तल्ख रही, लेकिन कलाम बड़ा पुरसोस और ऐसा कि ज़बान ज़ुबान हो गया। जॉन एलिया की शायरी को कैसे देखते हैं और शख्सियत को कैसे देखते हैं? जॉन एलिया की जहाँ तक शायरी की बात है ना, हर शायर का एक मिजाज होता है, उसको एक ख़ास मिजाज की शायरी अट्रैक्ट करती है। जॉन एलिया की शायरी जो है ना, मुझे ऐसा वैसे अट्रैक्ट नहीं करती जैसे आजकल की नई नस्ल को करती है। शायद उसका वही बात है कि मेरा, क्योंकि लाइफस्टाइल शायद वैसा नहीं है जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि वो शायरी अट्रैक्ट करती है जो लोग, जैसे आपने अभी जिक्र किया, डेस्परेट, जो ज़िंदगी को उस ज़ाविये से देखते हैं कि क्या है, सब माया है, समझ रहे हैं ना। वो उनकी एक शायरी का जो पीक है, और जिसको 2000 के स्टार्ट से लेकर अब तक मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला शायर शायद जॉन एलिया था। सोशल मीडिया पे पहला शायर जिसने आके धूम मचाई, सरहद ने क्रॉस कर गया, तो जॉन एलिया था। और उसके कलाम में ऐसा क्या था, वो यही आजकल की लाजानियत के हर इंसान अपने आप से सवाल पूछ रहा है कि मैं क्यों हूँ और क्या हूँ, और मैं अगर नहीं भी रहूँगा तो क्या है। और इसको सबसे अच्छा शेरी ज़बान में जो जिस बंदे ने पोर्ट्रे किया वो जॉन एलिया है। उसकी शायरी राय गानी की शायरी है, उसकी शायरी में नए इंसान का जो नोहा है वो मौजूद है। तो वो इस लिहाज से तो बिल्कुल अब कहना चाहिए कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अगर कदावर शुरा या बड़े शुरा का जिक्र किया जाएगा तो उसमें जॉन एलिया का नाम भी आएगा। लेकिन पर्सनली मुझे नस्र निगार के तौर पर, दानिश्वर के तौर पर वो ज़्यादा पसंद है। फरनूद वगैरह जो आपने उनके मज़ामीन भी पढ़े होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, मतलब वो एक और उपज है। वो उनके जो शायरी में भी उन्होंने काफ़ी
फ़लसफ़ियाना बातें की लेकिन हैं। आप उन मज़ामीन को पसंद नहीं करते, जैसे यासियत है, जैसे एक मेरी पसंद नापसंद शायरी के तौर पर नहीं, मैं एज़ अ जैसे कहते हैं ना, मेरे ऊपर वो कैफ़ियत तारी नहीं करते। कैफ़ियत तो वो शेर तो वो है कि आप पढ़ें और आपकी कैफ़ियत तब्दील हो जाए कि यार वैसे आप उनके पूरे कलाम में से कोई शेर नहीं बड़ा हैं, अच्छा लगा हो? हैं। कौन सा शेर सबसे अच्छा लगा? बहुत सारे हैं। जैसे यूं जो तकता है आसमान को तो कोई रहता है आसमान के। वाह वाह वाह। अब इसमें देखें आप, टेक्निकली यूं और ये जो तकता है आसमान, ये भी हो सकता था। मिसरा की बनावट ऐसे भी हो सकती थी हाँ, कि ये जो तकता है, सवाल था। अब यूं का जो लफ्ज़ है ना, कि यूं पूरा मंजर निगारी है कि कोई यूं, आप जो कैसे तक रहा होगा यार, कोई कैसे उसने यूं कह दिया, यूं जो तकता है कोई रहता है आसमान में, क्या समझ रहे हैं ना। वाह। तो एक शायर को इस तरह की चीज़ें बड़ी वो करती हैं कि यार ये कैसे बात कर दी। और फिर वो खैर वो अब तो उनकी हर चीज़ ही तकरीबन इतनी आम लोगों तक पहुंच चुकी है कि आप क्या ही वो चीज़ सुनाएंगे कि जो किसी ने ना सुनी हो। लेकिन वही बात कि ले दे के आपको उसमें से निकलेगा वही कि एक आदमी का रायगानी का एहसास है। और वो शायद मुझे इतना वो नहीं करता कि इतना भी क्या आप ज़िंदगी से। लेकिन अगर आप जॉन एलिया साहब की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात भी हुए, वो जब जब भी किसी शख्स के साथ ऐसी बातें हो जाती हैं तो वो इस एहसास की तरफ जाता है। जैसे उन्होंने अपना इदारा खोला तो वो भी उस पे भी दबाव डाला गया, उसको बंद कराया गया क्योंकि बेहतरीन और हक सच की बात लिखते थे। बड़ा प्रोग्रेसिव राइटिंग है उनकी, वो फरनूद जो है वो मज़ामीन ही है उनके इदारे के। उसके बाद उनकी लाइफ में एक ऐसी हैपनिंग होती है जो कि वो चकनाचूर कर देती है उस सारी कैफियत को। तो फिर इंसान के पास कुछ बचता भी तो नहीं ना है रजू भाई। लेकिन तख्लीकार, मेरे ख्याल में ऐसा कोई तख्लीकार होता नहीं जिसके ऊपर ये सब कुछ ना गुजरे किसी ना किसी लेवल पे। अगर आप इसे निजी ज़ाती ज़िंदगी पे देख लें या माशरती ज़िंदगी में, कोई ना कोई तो हर एक कहीं ना कहीं तो चोट खाता है, कोई ना कोई तो चोट लगती है हर किसी को किसी ना किसी मौके पे। सिर्फ आप जिसे कहते हैं यासियत है, रायगानी है, तो वो आपको उसके समरात फिर नज़र भी आ रहे होंगे कि जब एक बंदा कहता है कि मैंने बस देख लिया दुनिया, अगर यही है तो नहीं रहना मुझे, फिर इसको ये कौन बताएगा नहीं दुनिया में खूबसूरती भी है, देखना देखो तो सही। वाह वाह वाह। तो कुछ शायर ऐसे भी होने चाहिए जो ये भी दिखा रहे हों। ये भी तो मेरे ख्याल में हर तरह के शायर जो है ज़रूरी हैं। वाह वाह वाह। जो हमारे साथ ज़िंदगी जो है ना वो हंसने रोने का मुरक्का ही है। तो कोई ऐसा वाक़या कि लोट पोट हो गए हो हंस हंस कर, कोई ऐसी बात? अच्छा, एक बड़ा अजीब वाक़या है, उस पे पहले मैं हंसा और फिर मुझे रोना भी आया। अच्छा। ये क्या हुआ? वो ये वाक़या था कि मैं जब मेरा पहला मुशायरा था बैरून मुल्क बहरीन का, मुझे टिकट भेजी गई तो उसके ऊपर टाइम मेंशन था, फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 3 बजे का। अच्छा, मैं उसको दोपहर 3 बजे का टाइम समझा, जैसे मैं ये समझा कि आपने अगले हफ्ते आना है। अगले हफ्ते आना है बिल्कुल। तो वो मिस अंडरस्टैंडिंग कोई हुई, मैंने टिकट भी एक बार देख के उसके बाद भूल गया। तो जिस डेट को जाना था उससे एक दिन पहले, और मेरी टिकट थी लाहौर से अच्छा। और मैं रिंजा खान से लाहौर आना था मैंने। तो मैंने अपनी वो आने की तरतीब ऐसे बनाई कि मैं दोपहर को कोई 1 बजे तक यहाँ पहुँचूँ, एयरपोर्ट जाऊँ और फिर 3 बजे तक वहाँ से ले लूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे, अमजद साहब हयात थे, वो मेरे साथ उस फ़्लाइट में थे। मुझे उनकी रात को 9 बजे कॉल आई कि बेटा कहाँ पहुँचे। मैंने कहा सर मैं तो अभी रिंजा खान सुबह निकलूँगा इंशाल्लाह। क्या? मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों सर? बेटा रात को 3 बजे की फ़्लाइट है। मैंने टिकट खोला और फिर मैं हंसा। फिर मैं हंसा। मैंने कहा यार ये कैसा मैं कमाल मतलब काम किया है। अब मैं कुछ करने के काबिल भी नहीं हूँ कि वो रास्ता भी इतना ज़्यादा था, तब तो अभी मोटरवे भी नहीं बनी थी, तो रहीम यार खान से कोई 10 जहाज घंटे भी का नहीं रास्ता उड़ता। था। तो मैंने कहा 10 घंटे अभी मैं अगर निकलूँ 9 बजे, सुबह 9 बजे तक भी अगर मुश्किल से वहाँ पहुँचूँ तो रही तो रात की 3 बजे की फ़्लाइट है, तो मुश्किल है। फिर मैंने खैर पता किया ये वो इधर उधर से, कोई रास्ता नहीं बना। मैंने हाथ उठा दिया, मैंने कहा सर सॉरी अब आप अकेले ही चले जाएँ, मैं तो कर चुका हूँ। लेकिन अब वो जा चुके हैं, वो बहुत शफीक बुज़ुर्ग थे। मतलब मैं उनको ये एहसान भी कह लें, मेरे ऊपर एहसान ही था। उन्होंने मुंतज़मीन से बात की मेरे लिए कि यार ये बच्चा है, शायर अच्छा है, आना चाहिए, टिकट इसकी आप और करवाएं अगले दिन की। तो वो ख़ुद उस फ़्लाइट पे गए। मुझे फिर मैं खैर निकल पड़ा उस टाइम पे जब मैंने निकलना था। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे मेरी कोई दोपहर की दोबारा कोई सीट बड़ी मुश्किल से करवाई, मैं फिर उस पर गया। तो वो
अब वो क्योंकि शायद वो सुनेंगे भी, ताहिर अजीम साहब उनका नाम है, वो बहरीन में प्रोग्राम करते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए 2 बार टिकट की। तो पहले तो मैं वाकई में बहुत हंसा इस बात पे कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैंने देखा ही नहीं, ये चीज़ कोई नोट ही नहीं किया। अगले के 2 बार पैसे लग गए। अगले के 2 बार पैसे लग गए। फिर इस बात पे मुझे रोना भी आया कि यार ये मैंने किया क्या, मेरा पहला मुझे रहा था कि मेरा क्या इंप्रेशन बनेगा, कितना लापरवाह इंसान है। तो ये एक ऐसा वाक़या था। दोस्ती शायरी का एक आम मजमून है, हर शायर ने इसे बरता है। आपके नज़दीक एक दोस्त में कौन सी खसलतें होनी चाहिए? दोस्त में, अच्छा दोस्त जो है ना, मेरे नज़दीक सबसे अच्छी उसकी जो खसलत है, उसको एक स्पंज बॉब होना चाहिए। आप उससे जो कहें जज्ब कर लें और उसके बाद आप भी दोबारा पूछें ना कि क्या कहा था, तो कहे पता नहीं। वाह वाह वाह। वो ऐसा एक दोस्त, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोस्तों की कमी नहीं है। जब कोई मुश्किल होती है, जब मैं किसी परेशानी में होता हूँ, उनसे बात करता हूँ, परेशानी दूर हो जाती है। फिर जब हम कई, जैसे आपने पूछा कि जी वो कोई ऐसा वाक़या, मैं उनसे जब कहता हूँ यार वो तब कैसा, वो कहते हैं कब, हमें तो नहीं पता क्या है। मैं कहता ठीक है, समझ आ गई मुझे। अच्छा, कोई शेर दोस्ती पर अपना लिखा हुआ याद आ रहा है? मेरे कुछ शेर हैं, लेकिन वही बात के वो मेरे कुछ दोस्तों के तजुर्बात जो मुझे बताए गए उस पर मैंने कहे कि एक तो था कि शहर वाकिफ़ हो गया हर राज से, शहर वाकिफ हो गया हर राज से, हर राज से। दोस्ती कर ली थी धोखेबाज से। वाह 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 वाह। शहर वाकिफ़ हो गया हर राज से, दोस्ती कर ली थी धोखेबाज से। और इसी लाइंस, इन्हीं लाइंस पर एक और शेर है कि है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। वाह 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 वाह। अमार इकबाल साहब बड़े प्यारे शायर हैं और बड़े डिफरेंट से शायर हैं। उनकी किताबों के नाम भी बड़े डिफरेंट से हैं। तो उनको कैसे देखते हैं, उनकी पोइट्री को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं तो उन्हें हमारे भाई कहता हूँ, वैसे तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन हमारी सीनियरिटी का इतना फ़र्क है कि आप ये देख लें, मैंने अपना दूसरा तीसरा मुशायरा उनकी सदारत में पढ़ा था, वो सदर थे उस मुशायरे के। तो उनकी किताब तब आ चुकी थी जब मेरा कह लें ज़हूर हुआ मुशायरों की दुनिया में। हालांकि वो लगते नहीं, लगते नहीं हैं वो। अच्छा, उनकी रियासत मुझसे पहले की है, वो पहले से लिखने लिखाने पढ़ने का काम कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारे, पता नहीं क़ारीन और सामीन को पता है कि नहीं, उन्होंने काफ़ी सारे इंग्लिश जो इवन जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, स्पेनिश और इंग्लिश ज़बानों से नॉवेल्स के भी तर्जमे किए हैं। मेटामॉर्फोसिस का उन्होंने तर्जमा किया हुआ है, फिर काफ़ी सारी नज़मों के उन्होंने तर्जमे किए हैं। तो एक बंदा इतना जब अदब के साथ उसका लगाव रहा है, तो सारी बात उसमें भी वो बात आती है। मुझे उनकी पहली जो गज़ल मुझ तक पहुंची थी कि रंगो रस की हवस और बस, मसाला दस्तरस और बस, यूं बुनी हैं रगें जिस्म की, एक नस तस से मस और बस। तो क्या वो उसमें रिदम था और क्या जिसे कहते हैं तकरार थी और ख़ूबसूरत, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। तो मैंने जब उनसे पहले मुलाकात हुई थी, तो मुझे आज याद है कि मैंने अपनी यही गज़ल जंगल वाली पढ़ी थी। तो उन्होंने बाद में जब बाहर कहीं हम खड़े थे खाने के बाद, उन्होंने बाकायदा बुलाया मुझे, भाभी भी साथ थी हमारी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा यार बड़ा मुतासर किया तुमने मुझे। तो मेरे लिए तो बड़ा एक एजाज़ की बात थी कि मैं अभी बिल्कुल नया नोआमूज़ और नया शायर, पहला दूसरा मेरा तीसरा मुशायरा है, और एक जिसको मैं बड़ा रेट, और वो मेरे ख्याल उनकी किताब की तकरीबी रुनमाई भी थी या तकरीबी पजीराई भी थी, वो जो जिसके वो कर रहे थे, या साहिब शाम थे या सदार, मुझे वो एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा। बहरहाल वो एक बड़े मसंद पर उस वक्त बराजमान थे। तो वो बंदा जिसके नाम शाम हो, वो बुला के तारीफ़ करे आपकी कि यार क्या बात है, तो बड़ा उन्होंने हौसला भी बढ़ाया। और फिर बाद में जब हम मुशायरे इकट्ठे पढ़ना शुरू हुए, दुबई गए, काफ़ी जगह, कतर और बहरीन भी, हम याद नहीं है, लेकिन काफ़ी सऊदीया, तो उनसे एक कल्बी ताल्लुक़ कायम हुआ। हमने उन्होंने अपना पहला उम्रा जो मेरे साथ किया, कहते यार तुमने मुझे करवा दिया, मेरी हिम्मत तो नहीं थी। तो मतलब बड़ी वो एक उनके साथ बड़ी उनसियत है। तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी उनका एक उन्होंने मयार सेट किया हुआ है, उस मयार से नीचे नहीं आते वो। अच्छा, आपकी शायरी में मौसीकियत है, एक रिदम नज़र आता होता है, जैसे ये जंगल वाली आपने गज़ल सुनाई, किसको सुनना पसंद करते हैं मौसीकी में, और क्या हसरत है कि यार ये काश मेरी गज़ल गाता ना तो बड़ा मज़ा आता? अच्छा, हाँ, अच्छा सवाल, बिल्कुल। और सुनने में तो देखें मेरा कन रसिया जिसे आप कहते हैं ना, उस तरह का शुरू से शायद मेरे अंदर एक कोई पुरानी रूह थी। मैं के एल सहगल
और जो पुराने आपके इवन साजा बड़े गुलाम अली ख़ान साहब, इनकी ठुमरियाँ शुमरियाँ, वो ख़याल, वो जो इवन आज अब तो यूट्यूब पे हर चीज़ मुयसर है, सुनने वाले सुनते भी हैं, तो इनको सुनता था। नुसरत साहब, ग़ुलाम अली साहब, और जब अगर हम सरहद पार की बात करते हैं तो लता जी, रफ़ी, किशोर, और जो फिर कुछ थोड़ा सा आगे आते हैं तो हरिहरन मुझे बड़े पसंद हैं उनके। इवन शंकर महादेवन, उन्होंने ब्रेथलेस गाया था, आपको याद है, एक दौर में बड़ा हाँ, मशहूर हुआ था। मुझे लगा जैसे वो होता है ना कि किसी शायर की एंट्री होती है किसी शेर से, आप कहते हैं यार ये शायर ऐसा ही है, फिर आप उसका पूरा कलाम पढ़ते हैं, आपको लगता नहीं यार ये तो पूरा जैसे कहते पूरे दिनों का है। तो शंकर महादेव था तो रैप टाइप है ना, पहला जो उनका ब्रेथलेस था, सुर तो उसमें पूरा थे, लेकिन वो था क्योंकि एक टेक्निकल चीज़ थी, ब्रेथलेस बगैर सांस लिए गाना का। फिर मैंने जब उनकी बाकी चीज़ें सुनी, मैंने कहा यार कमाल, सीखा हुआ आदमी है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान भी, उनका भी जाहिर बात है घराने से ताल्लुक़ है, सीखे हुए हैं। फिर शफ़क़त सलामत अली साहब से मेरा भी हम इकट्ठे थे अजमान में एक मुशायरे में, तो उनसे बड़ी दुआ सलाम रही। तो ये जो लोग होते हैं, ये सिर्फ़ ये नहीं कि मौसीकी के हवाले से लगते हैं कि घराने के हैं, ख़ानदानी तहज़ीब होती है एक बात करने का, फिर तारीख़ याद है हर चीज़ की, फिर सुरों से वाक़फ़ियत जो भी है। तो कोई भी ऐसा बंदा अगर मेरी गज़ल गा दे तो क्या बात है। मोहसिन अब्बास, आप शायद जानते हो, मोहसिन अब्बास हैदर, उन्होंने मेरी गज़ल गाई है ये बिछड़ गए वाली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो मेरा अक्सर उनसे मेरा रहती है जिसे कहते हैं गुफ्तगू। तो उन्होंने मुझसे जब रब्ता किया कि मैं आपकी ये गज़ल गाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आप जैसी आवाज़, मैं उनका कलाम सुन चुका था, उड्डी जा उन्होंने गाया था कोक स्टूडियो में। फिर मैंने उनकी बाकी चीज़ें भी सुनी, बड़े वो हैं, तो वो भी सुरीले फुल जिसे कहना चाहिए, तो वो तो गा चुके हैं। बाकी भी इनमें से जो मैंने नाम लिए हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ हैं, और जो हयात हैं उनमें से कोई गा दे तो क्या ही बात। करबला की अगर बात करें तो वो आपकी शायरी में भी नज़र आती है, और रिसेंटली आपने बड़ा कलाम भी उस हवाले से पढ़ा है। वैसे तो हर ज़ात करबला की खूबसूरत है, ज़्यादा एफिलेशन किसके साथ और महसूस करते हैं? अब ये वही बात कि ज़्यादा एफिलिएशन वाली बात ये है कि फिर आपको लगेगा, मतलब मुझे पता है आप किस ज़ाविये से पूछ रहे हैं, लेकिन लगता ये है कि आपको क्योंकि उससे एफिलिएशन ज़्यादा है तो बाकी शायद कम होगी, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं। वो तो हर किरदार ही, लेकिन बड़ा फैसिनेटिंग किरदार जो मुझे 2-3 उसमें हैं कि आप पढ़ते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या हुआ, क्या है इस कैसी काया पलट। हूर का जो किरदार है हाँ, वो देखें कैसा, एक रात में कैसा उसका जिसे कहते हैं दिल बदलना, वो फिर अब्बास, मौला अब्बास का जो किरदार था, उस पूरे एक बंदा जिसके पास ताकत भी है, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन हुक्म की तामील, मतलब अमर जो है वो उसके ऊपर सब कुछ कुर्बान है कि जब तक हुक्म नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और फिर उसी हुक्म की तामील में आप, मैं कहता हूँ तहम्मुल और बर्दाश्त और इतनी शुजाअत के होते हुए, बड़ी बात है, बड़ी बात है। और फिर मैंने तो अपने बेटे का नाम भी हुसैन रखा हुआ है, तो मुझे उस किरदार से, वो तो खैर क्या आप उन पे बात कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि बात है इस तरफ छिड़ गई है, मुझे इरफान सिद्दीकी ने शायरों में बड़े पसंद हैं, क्योंकि वो एक ऐसे शायर थे जिन्होंने उर्दू गज़ल में मरसिए और सलाम वाले जितनी भी इस्तियारात और तलमीहात और ये सारा कुछ था वो लेके आए गज़ल में। शमे खैमा कोई ज़ंजीर नहीं हम सफ़रां, जिसको जाना है चला जाए इजाज़त कैसी। अब ये गज़ल का शेर है, लेकिन देखिए इसमें सारी जो अलामात और इस्तियारें सारे करबला के हैं, खैमा, ज़ंजीर, और उन्होंने जा बजा इस तरह के इस्तेमाल किए, तो मुझे इसलिए वो पसंद है। बाकी कलाम की बात जहाँ तक आपने बात की है, मैं एक सलाम से 2-3 अशार बिस्मिल्लाह पेश करता हूँ। पहले एक मनकबत है, उसके 2-3 अशार पेश करता हूँ कि कड़ा कलाई में और उंगलियों में मुए नजफ़। वाह 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 वाह। कड़ा कलाई में और उंगलियों में मुए नजफ़, ज़बां पे नादे अली और रुख है सूए नजफ़। क्या कहने। इसीलिए तो बगल गिर हो के छोड़ा नहीं, इसीलिए तो बगल गिर हो के छोड़ा नहीं, कि आ रही थी मुझे उस बदन से बुए नजफ़। हाँ। इसीलिए तो बगल गिर हो के छोड़ा नहीं, कि आ रही थी मुझे उस बदन से बुए नजफ़। ये शेर शेर नहीं है अता है मौला की, ये शेर शेर नहीं है अता है मौला की, कि बह रही है मेरी समत आब जुए नजफ़। हाँ आबजू नजफ़।
कि बह रही है मेरी समत आब जुए नजफ, क्या कहने। और वो जिनके और मकासिद थे क्या बना उनका, वो जिनके और मकासिद थे क्या बना उनका, मुझे बहिश्त में ले आई आरज़ुए नजफ। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। वो जिनके और मकासिद थे क्या बना उनका, मुझे बहिश्त में ले आई आरज़ुए नजफ, और मुझे तलब से ज़्यादा अता हुआ नजमी, बहिश्त मांगी थी और मिल गया है कुए नजफ। क्या 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 कहने। तो ये सर आपने भी बताया कि उम्रे पर भी गए आप, करबला चक्कर लगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मेरा भी था भी इरादा, लेकिन वो कुछ जैसे है, वो जैसे कहते हैं ना, वो वहाँ से भी जब इज़्न होगा तो वो फिर इंशाल्लाह करीब जंग लग गई। ये बताएं कि जब पहली बार रोज़ा रसूल देखा क्या एहसास था, क्या बात जहन में आई, क्या फील आई। अल्फाज में बयान होने वाली कैफियत होती नहीं है। नहीं होती। आप ठीक है, मैंने उससे पहले भी जाने से पहले भी कुछ नातें कहीं मुझे ये शर्फ हासिल हुआ, लेकिन वो जो पहली नज़र आपकी पड़ती है और आप उस वक्त जिस कैफियत में होते हैं, वो मेरे ख्याल में बयान हो ही नहीं सकती, अल्फाज का काम नहीं है। वो कोई आपको उस वक्त देख रहा हो तब बता सकता है कि ये बंदा किस कैफियत में है। चले वहाँ बैठे कुछ अता हुई, नात वहाँ अता हुई, कोई शेर जी वहाँ जी अता बिल्कुल, हुआ। अशार हुए थे वहाँ पे, और मैं पेश कर देता हूँ। पहले तो मैं आपको एक उस नात के जो मेरी पसंदीदा नात है, वो जिसका मैं समझता हूँ कि जो उसका मतला है, जो उसका आखिरी शेर है, वो मुझे शायद मेरी हाज़िरी का वसीला भी बना। उसके दो तीन अशार सुनिए कि मैं उनकी वजह से हूँ दर्ज झैल तीन के साथ, अच्छा। मैं उनकी वजह से हूँ दर्ज झैल तीन के साथ, खुदा के साथ, सहीफ़े के साथ, दीन के साथ। हाँ 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 हाँ, खुदा के साथ, मैं उनकी वजह से हूँ दर्ज झैल तीन के साथ, बहुत अच्छा। खुदा के साथ, सहीफ़े के साथ, दीन के साथ, यही बहुत है ज़ियारत हो उनकी आँखों की, वाह। यही बहुत है ज़ियारत हो उनकी आँखों की, मुझे बिठाओ मदीने के ज़ायरीन के साथ। हाँ 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 हाँ, यही बहुत है ज़ियारत हो उनकी आँखों की, मुझे बिठाओ मदीने के ज़ायरीन के साथ। वो बादशाह ग़ुलामों में ऐसे रहता था, वो बादशाह ग़ुलामों में ऐसे रहता था, उफ़ुक़ पे जैसे जुड़ा है फ़लक ज़मीन के साथ। वाह वो बादशाह ग़ुलामों में ऐसे रहता था, उफ़ुक़ पे जैसे जुड़ा है फ़लक ज़मीन के साथ। सवाल कितने बरस तक ज़मीं थी रश के फ़लक, सवाल कितने बरस तक ज़मीं थी रश के फ़लक, जवाब सिर्फ़ 63 बरस यकीन के साथ। क्या कहने, क्या कहने। सवाल कितने बरस तक ज़मीं थी रश के फ़लक, जवाब सिर्फ़ 63 बरस यकीन के साथ। और वहाँ बैठे जो दो तीन अशार हुए थे कि बैठा कहा हुजूर से अरमान नात है, अच्छा। बैठा कहा हुजूर से अरमान नात है, फिर जो हुआ है देखिए शायान नात है। वाह 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 वाह। बैठा कहा हुजूर से अरमान नात है, फिर जो हुआ है देखिए शायान नात है। और नेमत भी क्या है वस्ल है नात और मीम का, नेमत भी क्या है वस्ल है नात और मीम का, हाँ 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 हाँ, शुक्रान नेमत असल में शुक्रान नात है। वाह 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 वाह। नेमत भी क्या है वस्ल है नात और मीम का, शुक्रान नेमत असल में शुक्रान नात है। हुजरे की छत पे इतने कबूतर यूं ही नहीं, हाँ, हुजरे की छत पे इतने कबूतर यूं ही नहीं, आज इसमें इज्तिमाए मुहिब्बान नात है। क्या क्या बात। ऐसी कोई ज़बान नहीं जो करे बयान, अच्छा। ऐसी कोई ज़बान नहीं जो करे बयान, हालत जो मेरे कल्ब की दौरान नात है। वाह वाह तो वो मैं वाह बता रहा था ना कि वो अल्फाज का काम नहीं है। वाह वाह वाह, क्या कहना। नजमी भाई बहुत कुछ लिखा, अपनों के लिए भी लिखा, गैरों के लिए भी लिखा, और जो महसूस किया उस पर लिखा। कौन सा ऐसा गज़ल का टुकड़ा है या कौन सा ऐसा शेर है जो आपके बहुत दिल के करीब है? यार मैंने बड़ा कुछ लिखा होगा, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरा। अच्छा, एक तो ये पहली बात कहना किसी बाप से पूछना कि कौन सा बच्चा अच्छा है वो थोड़ा सा होता है, आपको होता है कोई एक आधा पसंद
वाह वाह वाह। तो फिर मेरा सवाल भी ठीक हाँ, है। आपको एक आधा बच्चा सब में पसंद होता है, और ये बहन भाइयों को भी पता होता है कौन सा बच्चा ज़्यादा पसंद है बाप माँ या बाप को, लेकिन आप सबके सामने कहते हुए कतराते हैं। तो ऐसे ही जो शायरी है ना, वो एक शायर की औलाद होती है, तो बाकियों से उसे किसी एक को अलहदा करना। लेकिन ज़ाहिर बात है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बाकी चीज़ों से आपको, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें जो आपकी शनाख्त का ज़रिया बनती हैं, वो आपके दिल के करीब भी होती हैं। तो वही शेर जो निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है, ये शायद पहला शेर था जो मुझे बड़ा लगा था कि मेरे दिल के करीब है। फिर उसके बाद एक शेर था कि बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, हाँ। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो। ये एक आम शेर है जो कि आपने इतना सुनाया नहीं है। नहीं सुनाया है, लेकिन वही बात कि लोगों को शायद, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस गज़ल में एक ऐसा शेर है जिसको शायद उतनी पसीराई नहीं मिली, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है वो। हाँ, तो वो है कि बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो, वाह 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 वाह। मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर हो, हाँ 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 हाँ। हम मुतमईन बहुत हैं अगर खुश नहीं भी हैं, तुम खुश हो क्या हुआ जो हमारे बगैर हो। क्या कहने। और वो शेर जो मेरे दिल के बड़े करीब है कि पैरों में उसके सर को धरें इल्तिजा करें, वाह। पैरों में उसके सर को धरें इल्तिजा करें, एक इल्तिजा के जिसका ना सर हो ना पैर हो, हाय हाय हाय। एक इल्तिजा के जिसका ना सर हो ना पैर हो। फिर ये गज़ल के झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे, झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे, दूसरा ये कि उसे राह में ठोकर ना लगे, वाह। ये तेरे साथ ताल्लुक़ का बड़ा फ़ायदा है, आदमी हो भी तो औकात से बाहर ना लगे, हाँ 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 हाँ। और माँओं ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, माँओं ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कि कोई ज़ख्म जबीं पर ना लगे, क्या कहना। क्या तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर ना लगे। वाह 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 वाह। तो ये एक मुनफरिद अंदाज है। नहीं भाई, जिंदगी में कभी धोखा मिला और धोखा मिले तो क्या करते। धोखा, वैसे तो ज़ाहिर बात है, आप दुनिया में रहते हैं और दुनिया नाम ही धोखे का है, तो मिलते हैं, तो उस पर बहुत सारे चीज़ें होती हैं। हाँ, दुख होना कम हो गया अब धोखे पे, क्योंकि आप किसी भी नए रिश्ते से तवक्कुआत भी लगाते हैं ना, मैं हर रिश्ते से तवक्को ये लगाता हूँ बाकी सब तवक्कुआत के साथ कि ये किसी न किसी मौके पे धोखा भी आएगा, तो वो कबूल करना है, वरना अभी इसी मौके पे ताल्लुक़ को खैरबाद कह दिया जाए। अगर ताल्लुक़ को आगे लेके चलना है तो एक चीज़ एक्स्ट्रा अपने ज़हन में रखो कि किसी मौके पे धोखा भी मिल सकता है, तो दिल भी नहीं लेना। तो अब वो करना शुरू कर दिया कि जैसे एक मैंने मतलब कहा था, धोखा है उसके खून में ये बात तय तो है, धोखा है उसके खून में ये बात तय तो है, पर क्या करूँ अब उससे मुझे इश्क है तो है, इश्क है तो है। वाह वाह वाह। तो अच्छा नहीं किया है मोहब्बत ने मेरे साथ, फिर भी यही कहूँगा ये करने की शय तो है। क्या ये शेर तो क्या ही कमाल शेर है। वाह वाह वाह। तो ये आपको सुन रहे नई नस्ल, पुराने लोग भी सुन रहे, एक लाइन में कोई ऐसा सबक जिसको ये ज़िंदगी भर साथ रखे। मैं नौजवान नस्ल से यही कहना चाहूँगा कि अगर शेर से जुड़ना चाहते हैं तो शेर में छुपे ख़्याल से जुड़ें, जिसको शेर कहा जाता है उससे जुड़ें, ताकि शायर को भी ये एहसास हो कि लोग शायरी से जुड़ रहे हैं। वरना मुझे ये एहसास होना शुरू हो गया है कि लोग शेर में छुपी जो तफरीह का आंसर है उससे जुड़ रहे हैं। तो अगर शेर से जुड़ना है तो आप उसमें छुपी शायरी से जुड़ें। वाह। अगर हम में से कोई भी नौजवान शायर आपको शायरी की तरफ ला रहा है तो फिर उस शायरी को भी पढ़ें जिसे हम शायरी समझते हैं, जिसको शायरों की शायरी कहा जाता है। बहुत अच्छा। फिर हमें लगेगा कि हमने कोई काम किया है। बहुत अच्छा, बहुत ही खूब। ख़वातीनो हज़रात, जानते तो हम उमैर भाई को कलाम के ज़रिए पहले भी थे, अब इनके साथ बैठे हैं, गुफ्तगू हुई है,
आज की मेरी मुलाकात बड़ी शानदार रही है। मैंने देखा है कि एक बड़ा ही प्यारा इंसान जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और जो ताल्लुक़ को निभाना जानता है, जिसके ताल्लुकात मौसमी नहीं होते, जिसको ज़िंदगी का इरफान है कि शायरी शायरी की जगह पर है और ज़िंदगी ज़िंदगी की जगह पर है, दोनों मुतासिर नहीं होनी चाहिए। एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी मैंने देखी। एक ऐसे शख्स से मैं मिला कि मैं जब अपनी ज़िंदगी की दास्तान लिखूँगा तो मुझे फ़ख्र महसूस होगा कि मैं उमैर नजमी से मिला हूँ। एक मशहूर शायर अपनी जगह, लेकिन एक अच्छा और प्यारा इंसान जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, जिसके दिल में सबका एहतराम है, जो झगड़ा नहीं करना चाहता, जो तनाज़े से दूर रहना चाहता है और जो चाहता है कि लोग अच्छा सुनें, अच्छा देखें, अच्छा करें, जो ख़ुद भी इस असूल पर कारबंद है। अमूमन लोग इस असूल पर कारबंद नहीं होते। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उमैर नजमी साहब को जानता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इतने मुश्किल इंसान नहीं है। इनको बयान करने के लिए एक लफ्ज़ काफ़ी है कि उमैर नजमी एक बहुत अच्छा इंसान। फ़ी अमान।